हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। साथियों, इस आपातकाल और जलते हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ही कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हैं जो आज मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बड़ा खेल है ये, और जो देश में शमशान भूमियां भर रही है, और इस आपातकाल में अतिरिक्त कई स्थानों पर शमशान भूमियां बनाई जा रही है। जहां बच्चे खेला करते थे, उन बगानों को शमशान भूमि बनाया जा रहा है। जहां बच्चे सुबह क्रिकेट खेलते थे, वॉकिंग करते थे, सभी उम्र के लोग सुबह शाम वहां घुमा फिरते थे, भ्रमण करते थे। ऐसे कई महानगरों में चीताओं की नावें बनाई जा रही है। सरकार यदि चाहे तो इस समस्या को 24 घंटे के अंदर समाप्त कर सकती है। चाहे वो गैस की समस्या हो, ऑक्सीजन की समस्या हो, या दवाओं की समस्या हो। ये भारत भूमि है, आर्यावर्त भारत। यहां ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना आयुर्वेद की कमी है। कमी है तो सुशासन की, कमी है तो धर्म पथ पे चलने वालों की, कमी है तो धर्म योद्धाओं की। लेकिन फिर भी जितने धर्म योद्धा है, वो सब संगठित हो जाए तो 7 दिन के अंदर इस समस्या को भारत से भगा सकते हैं। जितने धर्म योद्धा हैं, जितने समाज सेवक हैं, जितने राष्ट्रभक्त हैं, पता नहीं सब राष्ट्रभक्तों को, धर्म योद्धाओं को किस बात का भय है। हरिओम राधिका जी। धर्म संसद के सदस्य, शिवसेना के सदस्य, जिसको हम शिवों के गण कहते हैं, भगवान शिव के गण, लगभग 1.5 करोड़ की संख्या है। यदि ये 1.5 करोड़ इकट्ठे हो जाए तो भारत से हर समस्या को भागना पड़े, हर संकट, हर राक्षस को भागना पड़े। लेकिन इसमें कई संगठन, संघाड़े, अखाड़े, महामंडलेश्वर राजनीति के शिकार है। यदि राजनीति के शिकार नहीं होते तो मेरा दावा है कि इस महामारी को, और इस महामारी से पहले भारत पे जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, एक दिन
मात्र एक दिन में भारत को गौ हत्या मुक्त बनाया जा सकता है। गंगा जैसी पवित्र 7 नदियां जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है धर्म योद्धाओं के सामने, यदि यह संगठित हो जाए तो मात्र एक महीने में इन सभी नदियों का निर्मलीकरण हो सकता है। मात्र एक महीने में। और सरकार यदि ये निर्णय ले ले तो 100 दिन के अंदर, 100 दिन ज्यादा ही है, 100 दिन के अंदर सभी नदियों को निर्मलीकरण किया जा सकता है। देश के अंदर जितने आक्रांता बैठे हैं, घुसपैठिए बैठे हैं, जिनके अंतर्गत विदेशी कंपनियों का, विदेशी एजेंसियों का नेटवर्क चल रहा है, जो सेल के रूप में यहां काम कर रहे हैं, 4 महीने में उस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। मात्र 4 महीने में। किंतु ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्तों का है या राजनेताओं का है। लेकिन राजनेता तो मात्र 5 से 10% राष्ट्र के लिए समर्पित है, किंतु उनकी चलती नहीं। और जिनकी चल रही है वो ना गौ हत्या मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ना गंगा निर्मलीकरण युक्त भारत बनाना चाहते हैं, और ना घुसपैठिए मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। बात करते हैं देश के विकास की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं उनसे कई बार प्रश्न कर चुका हूं, कई बार सोशल मीडिया पे लिख चुका हूं कि सबका साथ की जगह हिंदुस्तान का साथ, हिंदुस्तान का विकास क्यों नहीं बोलते? भारत का साथ, भारत का विकास क्यों नहीं बोलते? जब 7 वर्ष के अंदर शिक्षा एक समान नहीं की गई, एक टैक्स एक राष्ट्र का लोगों को प्रलोभन देकर के, लोगों को मूर्ख बना करके जीएसटी लगाया गया, लोगों को कहा गया कि एक राष्ट्र और एक टैक्स होगा, उसके पश्चात भी 20 टैक्स लग रहे हैं और पहले से ज्यादा देश को लूटा जा रहा है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं मध्यम वर्ग हो रहा है। अरबपतियों खरबपतियों को तो जब भी टैक्स का समय आता है उनको किसी न किसी बहाने माफ कर दिया जाता है। बड़े बड़े जिनका नाम चलता है इंटरनेशनल पे, उनका हजारों करोड़ का टैक्स माफ कर दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि वो क्या उनके दामाद लगते हैं? एक किसान का आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख माफ नहीं कर सकते। देश के समस्त किसानों का 15,000 करोड़ का जो है वह माफ नहीं कर सकते। 4 महीने से ऊपर किसान बॉर्डर पे, सीमा पर बैठे हैं, जिसमें 400 से ज्यादा का बलिदान हो चुका है। उनके 3 बिल पर आप अपनी जिद अड़ा के बैठे हैं, उनका 3 बिल आप नहीं छोड़ सकते। मजदूरों, किसानों की जो जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं, शिक्षा और चिकित्सा, उसका समाधान आप नहीं कर सकते हैं। और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों को आप 20-20 हजार, 40-40 हजार करोड़ रुपया दे देते हो,
क्या ये देश का विकास है? देश का आम आदमी, मजदूर, गरीब आदमी जो महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाता है, उसका घर परिवार कैसे चलता है, कभी सोचा आपने? देश में ऐसे परिवार 10 करोड़ से अधिक है, जिनकी संख्या 40 से 50 करोड़ की है, जो गरीबी रेखा में आते हैं। उनमें से अधिकतर परिवारों को नशे की लत लगाई गई है, परिवारों का विच्छेदन किया गया है, समाज में फूट डाली गई है। 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पिए बिना रह नहीं सकते। 50 रुपए का क्वार्टर है, यदि वह 200 रुपए में भी मिलता है तो वो लेके आता है। और इस कोरोना काल में लगभग मजदूर गरीब बेरोजगार है। कहीं रोजगार उन्हें मिल भी रहा है, जी राधिका जी, एकदम बकवास। जुमले में हो गए, लेकिन अब देखते हैं कि इन 5 राज्यों में कितने लोग जुमले के शिकार होते हैं। तो हम कह रहे थे कि इस महामारी के अंदर में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन उनको पीने बिना नहीं रहा जाता है। और इस समय जो उनको वह मिल रहा है, जो 50 रुपए का है, वो उन्हें कहीं 100 रुपए में मिल रहा है, कहीं 150 में मिल रहा है। उसके लिए ये लोग अपने घरों में चोरियां शुरू कर दी है, आसपास में चोरियां शुरू कर दी है। बहुत सी जगह समाचार आ रहे हैं कि लूटपाट शुरू हो चुकी है। और कहीं पे इन लोगों ने, जिनका बस नहीं चलता है, तो उधार कर्जा लेना शुरू कर दिया है। 5 रुपए सैकड़े के हिसाब से उनको कर्जा मिल रहा है। उसका भार सिर्फ उस पे नहीं आ रहा है, उसके पूरे परिवार पे आ रहा है। और इस कर्ज को उतारते उतारते, चाहे महीने का ये लॉकडाउन हो, चाहे 15 दिन का हो या 2 महीने का हो, ये जितना कर्जा होगा उसका भार उसके परिवार को चुकाना होगा। और उसकी जो मजदूरी आगे शुरू होगी उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। सरकार की तरफ से तो सिर्फ 5 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है। यदि सरकार इतनी सक्षम है तो हर पंचायत स्तर पर, हर नगर निगम स्तर पर भोजन की व्यवस्था क्यों ना शुरू कर दे गर्मा गर्म। कितने लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और गरीबों को गर्मा गर्म भोजन मिल जाएगा। सरकार भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि गर्मा गर्म भोजन करना है। और राशन केंद्रों में लंबी लंबी कतारें भी नहीं लगेगी, लोगों की गालियां भी नहीं मिलेगी। आपको भी जो 500 रुपया गरीबों को देना है, उसके लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसको मिला किसको नहीं मिला। यदि हर 500 मीटर में आप भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तो जिसको भूख लगी है, जिसको व्यवस्था नहीं हुई है, वो अपने आप वहां आएंगे, भोजन करेंगे। सरकार यदि सचमुच भारत के लिए काम कर रही है, सनातन राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो मैं साफ साफ कहता हूं, ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है।
ये आम जनता की, गरीब मजदूर किसानों की सरकार नहीं है। सरकार अपनी हिटलरगिरी पे चल रही है, किंतु सरकार यह नहीं जानती कि यह हिटलरगिरी का समय नहीं है। आम जनता का सब्र टूटना शुरू हो चुका है। और चिंगारी बस लगने वाली है। देश के कितने भाजपा नेता बलिदान हो गए, शहीद हो गए, इसमें कितने उनके परिवार शहीद हो गए। आज देश के अलग अलग विभागों से, संभागों से जो समाचार आ रहे हैं, जी हितेश जी, यहाँ का रिमोट कंट्रोल विदेशों में है। देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग संभागों से जो समाचार आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर भाजपा की सरकारें हैं, वहां लाखों भाजपा के कार्यकर्ता परेशान हैं गैस, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटलों में बेड के लिए और उचित उपयुक्त उपचार के लिए। और जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और जो आंकड़े शमशान और कब्रिस्तान से मिल रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। मीडिया बता रहा है 100 आदमी, और वहां जाके पता करते हैं तो वहां से खबर मिल रही है 400 आदमी, 500 आदमी की। और मीडिया तो खुद ऐसी चिताएं दिखा रहा है जहां 100-100, 150-150 चिताएं एक साथ लोगों की जल रही है। तो सोचिए, एक महानगर में यदि 10 शमशान भूमि है, 20 शमशान भूमि है, 15 शमशान भूमि है, तो प्रतिदिन कितनी चिताएं जल रही है। मैं इस सरकार का साथ देने वालों के सामने प्रश्न रखता हूं। मैं उन सेक्युलरों के सामने प्रश्न रखता हूं। कुछ सेक्युलर इन 2-4 दिनों के अंदर में पटरी पे आ गए हैं। जब उनके परिवार चले गया, परिवार का सदस्य चला गया, जब दर दर ठोकरें खानी पड़ी, हर परिचित नेता को संपर्क कर लिया, फोन कर लिया, मगर उसको कोई साधन नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर, संभवतः 1 तारीख तक या 2 तारीख का ये जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस समय तक बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएगी। बहुत से लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, क्योंकि जो जो फुटेजें मिल रही है, जो जो लिंक मिल रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों के बीच में झड़प शुरू हो गई है, पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प शुरू हो गई है, और कहीं कहीं तो प्रशासन की और डॉक्टरों के बीच में झड़प शुरू हो गई है। कल रात का त्रिपुरा का, अगरतला का एक वीडियो आया, जिसमें एक शादी समारोह में एक विधर्मी अधिकारी इस प्रकार से आकर अत्याचार करता है कि आज के समय में यदि राक्षस भी होगा तो वह भी 10 मिनट सोचेगा। उनको जो शादी के कार्यक्रम की परमिशन दी गई, उसको ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है।
अरे वो उसको जो परमिशन मिला है राज्य के किसी अधिकारी ने ही दिया है, और वहां पर आके इस प्रकार शस्त्रों से लैस होकर के वहां पे जो तांडव किया है, वृद्ध लोगों के ऊपर हाथ उठाया है, जो पुजारी वहां पे विवाह करवाने आया था उसके ऊपर हाथ उठाया है, उस दूल्हे को धक्के मार के बाहर निकाला गया है, दूल्हे के माता पिता का अपमान किया गया है। मैं वहां की त्रिपुरा सरकार से और केंद्र सरकार से, विशेषकर गृह मंत्री जी से आग्रह के साथ निवेदन करता हूं कि उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से डिसमिस किया जाए। ऐसे अधिकारी यदि प्रशासन में रहेंगे तो गृह मंत्री जी, बहुत जल्दी आपको ये देश आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं कहूँगा। ऐसी घटनाएं देश के अनेक स्थानों में हो रही है, जिसका लिंक नहीं बन पाता, वीडियो नहीं बन पाता। पैदल चल रहे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है और फिर साइड में ले जाकर के उनसे 500 रुपए, 1000 रुपए छीने जा रहे हैं। जब मास्क उनके लगा हुआ है, 10 आदमी 5 आदमी एक साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यदि एक साथ में चिपक के चल रहे हैं तो आप उनको सावधान कर दीजिए, लेकिन एकदम से लाठियां बरसानी शुरू कर देते हैं। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। हजार के और 500 के नोट मोदी जी ने बंद किए, ये कहकर कि देश में लाखों करोड़ की नकली करेंसी है, और लाखों करोड़ में बताया गया कम से कम 5 से 10 लाख करोड़। किंतु जब नोटबंदी हुई, पूरा पैसा जब सरकार के बैंकों में आ गया, तो जितना विश्व बैंक और आरबीआई का जो आंकड़ा होता है, उससे भी 50,000 करोड़ कम आए, जो भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए होता है, उससे भी 50,000 करोड़ कम आए। अब मैं सबके सामने प्रश्न रखता हूं कि इतने नोटों में जो सरकार ये कह करके बंद किया था कि देश में नकली करेंसी चल रही है लाखों करोड़ में, तो उसमें कितने लाख करोड़ नकली करेंसी पकड़ी गई? यदि 5 लाख करोड़ की भी नकली करेंसी थी तो 5 लाख नहीं तो 2 लाख 3 लाख करोड़ की तो नकली करेंसी होनी चाहिए। और इतनी करेंसी है तो वह करेंसी कहां है? जिसके अंदर सबसे बड़ा शिकार हुआ गरीब वर्ग। वह ऐसे कि गरीब लोगों ने और गरीब घर के परिवारों ने, किसी की पत्नी ने, किसी की मां ने, किसी के बहन बेटी ने अपनी अलग से जो कमाई है, ऊपर की जो कमाई है, वह जमा करके छुपा के कहीं सेविंग करके रखी हुई थी कि इमरजेंसी में, आपातकाल में उसका उपयोग किया जा सके। वह गरीब जरूर थे, लेकिन फिर भी अंदर उनके एक विश्वास था कि हमारे पास 2 लाख पड़ा है, हमारे पास 3 लाख पड़ा है, कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो हम अपना काम निकाल सकते हैं। किंतु इस नोटबंदी के कारण वह सब पैसा उनका बाहर निकल गया
और उसमें किसी का पूरा पैसा वापस मिला, किसी का नहीं मिला। किसी ने दूसरे से बदली करवाए, कई लोग ठगी के शिकार हो गए और कई लोग पूरा पैसा निकाल ही नहीं पाए, थोड़ा बहुत पैसा जो है इधर उधर हो गया। बहुत से लोगों का ये हमें समाचार मिला कि उन्होंने बैंक में पैसा नहीं डलवाने की बजाय सोना खरीद लिया। आपको मालूम होगा कि उस समय सोने का भाव अचानक से बढ़ा। जहां 27-28 हजार रुपये तोला था, वहां सीधा 40,000, 45,000, 50,000 रुपया हो गया। तो बहुत से गरीब लोगों का पैसा उसमें उलझ गया। लेकिन वो पैसा और वो सोना भी अभी उनके काम नहीं आया। पिछले 1 साल का जो लॉकडाउन था, उसमें वो सोना, वो पैसा उनका सब खत्म हो गया। आधा पर्दा उनको मिला और जो मिला वो पिछले लॉकडाउन में खत्म हो गया। पिछले दिवाली से कुछ लोगों के काम धंधे शुरू हुए, थोड़ा बहुत हिसाब किताब उनका बना, तो अभी 1 महीने से 1.5 महीने से फिर से उनकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है और बाजार में उनको दूध है, सब्जी है, किसी के परिवार में बीमारी हो गई है तो दवा है, अन्य अन्य जो भी व्यवस्था है, उन सब में उनका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना खर्चा हो रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर और किसान आज के समय सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। गरीबी स्तर के रेखा के अंदर जो लोग हैं और मध्यम वर्ग लोगों का डाउन होना शुरू हो रहा है। कोई 60% पे आ गए, कोई 50% पे आ गए, कोई 25% पे आ गए, कोई 20% पे आ गए। और 1 महीने यदि लॉकडाउन रह जाता है तो मध्यम स्तर के लोग लगभग जो है गरीबी रेखा में आ जाएंगे या गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर रहेंगे। तो क्या ये षड्यंत्र मध्यम वर्ग परिवारों को समाप्त करने के लिए है? पिछले 1 सप्ताह में विशेषकर 2 सप्ताह मान लीजिए, 15 तारीख से ये चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, 2 लाख बलिदान हो गए हैं अस्पतालों के माध्यम से। क्योंकि सरकार चैनल जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो अस्पतालों का रिकॉर्ड बता रहे हैं। जो अपने घर से शमशान भूमि जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड वो नहीं बता रहे हैं। तो सोचिए है कि जब से दोबारा ये लहर चालू हुई है 1 महीने पहले से या 1.5 महीने पहले से, तो कितने लोग अब तक इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। और यदि 1 महीना 2 महीना ये और चलता है और अभी 5 राज्यों का जो परिणाम आने वाला है उसके बाद वहां पे भी विस्फोट होने वाला है। इतने 5-5, 10-10 लाख लोगों की रैलियां जो हुई है और चुनाव आयोग जिस प्रकार से उनका बचाव कर रहा है और सरकारी जितने मेडिकल है वो सब अभी उनके दबाव में हैं और परिणाम आते ही, संभवतः परिणाम से पहले ही वहाँ के रिकॉर्ड इस प्रकार से बढ़ेंगे जैसे महंगाई बढ़ती है। और जिस प्रकार से देश में ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न की जा रही है, रोगियों को तरह तरह का ट्रीटमेंट दे करके, अलग अलग दवाओं का एक्सपेरिमेंटल कर करके मारा जा रहा है, यह और भी दुखद है।
भारत भूमि में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। प्राणवायु की कोई कमी है तो अपने मनोबल की, पुरुषार्थ की, दृढ़ संकल्प की, जो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास है। वायुमंडल, आभामंडल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन छोड़ने वाले जितने पेड़ हैं वो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है। 20 करोड़ पेड़। यदि उन पेड़ों की छंटनी हो जाए, चिताएं जल रही है, लकड़ियां की कमी हो रही है बहुत सी जगह, उन पेड़ों का उस जगह उपयोग किया जा सकता है और देश में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। वायुमंडल के अंदर में एकदम से प्राणवायु बढ़ जाएगी। रविंद्र जी, जय श्री राम। उसके साथ जितने प्राणवायु छोड़ने वाले पेड़ पौधे हैं उनको लगाया जाए। प्रतिदिन हजारों की संख्या में, और 2-4 हजार नहीं, 10,000 से ज्यादा गौ हत्याएं देश में की जा रही है, कत्ल खानों में, बूचड़ खानों में। यदि वह गौ हत्याएं बंद हो जाए, भारतीय नस्ल की, जर्सियों की आप करनी है, हमें कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारतीय नस्ल की गाय, यदि एक गाय की भी हत्या होती है तो एक गाय प्रतिदिन 1000 से 5000 टन प्राणवायु को वायु बनाती है, वायु को प्राणवायु बनाती है। तो सोचिए कि 10,000 देसी गायें, भारतीय नस्ल की गायें, जिनकी वजह से प्राणवायु में कमी हो रही है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। कुछ ऐसे लिंक आए जिसमें अस्पतालों की बिजली काटी जा रही है। ऐसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे नहीं चल रहे हैं, और कोई वो जानकारी YouTube पे डाल देता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो उसके ऊपर केस किया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है सरकार के द्वारा। जितने कोरोना सेंटर है, यदि बाहर से जो प्राणवायु आती है, खुली हवा आती है, उसके लिए यदि खिड़कियां खोल दी जाए तो आधे रोगियों को आराम अपने आप मिलेगा। बंद कमरों की वजह से वहां जिस प्रकार से भीड़ की जा रही है, जिस प्रकार से हाय तौबा मचाया जा रहा है, आधे रोगी तो उसको देख करके घुट घुट के परेशान हो जाते हैं। देश के कर्मठ सभी योद्धाओं को, धर्म योद्धाओं को, धर्म प्रेमियों को सावधान करना चाहता हूं। और अभी ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप अभी शुरू होने वाला है। कमर नहीं कसी है तो कमर कस लीजिए। 15 से अधिक राज्यों में मेरा संपर्क हो चुका है। हजारों की संख्या में हर राज्य में कार्यकर्ता तैयार हैं और वो अपने स्तर पे हर जिलों में कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। अन्य जितने संगठन देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वहां से भी समाचार आ रहे हैं कि वह भी अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जो नहीं जागे हैं, जिनमें अभी भी सरकार के प्रति फूल उग रहे हैं, वह सपने से बाहर निकलें। यदि आंखें नहीं खुल रही है तो वो मुझे बोले, मुझे संपर्क करें, मैं उनको जानकारियां दूंगा, सारे लिंक दूंगा। अपने को और अपने परिवार को खतरे में ना डालें।
20 वर्ष से अधिक हो गए मुझे साधना करते हुए, और 30 वर्ष से अधिक हो गए मुझे समाज में सेवा करते हुए। पूरे भारत का भ्रमण किया है, घाट घाट का पानी पिया है। राष्ट्र को, धर्म को, समाज को देख करके कई बार मैं किसी व्यक्ति से कई गलतियों को माफ कर देता हूं, नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन जिससे एक बार मिल लेता हूं, 2 बार मिल लेता हूं, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो समझ में आ जाता है। हालांकि मोदी जी से मिले हुए मुझे आज 10 साल से ऊपर हो गए, और उनका जो परिवर्तन हुआ है वो 2012-13 के बाद में हुआ है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अलग विषय, लेकिन ये स्पष्ट है कि 7 वर्ष के शासनकाल में यदि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, नदियों का निर्मलीकरण यदि पूर्ण शक्ति से नहीं हो रहा है, एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम नहीं हो रहा है, देश के साधु संतों की सुरक्षा नहीं हो रही है, मंदिरों का टैक्स माफ नहीं हो रहा है, अन्य जिस प्रकार लोगों को महीने का भत्ता पहुंचाया जा रहा है, वैसे धर्म गुरुओं को, पुजारियों को और गुरुकुल के प्रधानाचार्यों को भत्ता पहुंचना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इसमें गलत है। देश में जितने अवैध बूचड़खाने हैं, जिस प्रकार योगी जी ने शुरू में आते ही 1 महीने के अंदर सारे अवैध बूचड़खाने साफ किए, क्या दिल्ली में हुए? अब कहते हैं कि दिल्ली में तो सरकार दूसरी है। सरकार दूसरी है, लेकिन प्रशासन, पुलिस का जो है वो तो केंद्र का है। जय श्री राम। तो सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्र भक्तों को, धर्म रक्षकों को, धर्म योद्धाओं को मैं बार बार यही कहूंगा कि पार्टी के पीछे मत भागो। हमारा अस्तित्व है तो धर्म से है, राष्ट्र से है, और आज राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है, सनातन सभ्यता, संस्कृति और संस्कार खतरे में हैं। यदि इतना बड़ा आपातकाल होता तो देश के बड़े बड़े राजा, मंत्री प्रजा की सुरक्षा के लिए उतर जाते। अपने संपर्क नंबर, अपने जो उनके पीए हैं, जो असिस्टेंट हैं, उनको उतार देते मैदान में। वह स्वयं उतर जाते, अपने हर क्षेत्र में पहुंच करके जरूरतमंदों की सहायता करते, मदद करते। और विशेषकर जो रैलियां की जा रही है वह तो बिल्कुल भी नहीं होती। देश आपातकाल में महामारी से जूझ रहा हो और देश के चौकीदार जी लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हो, जहां कोई प्रतिबंध नहीं है, और वहीं उसके बाजू वाले राज्य में यदि 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे हो गए तो लाठियां बरसाई जा रही है। तो कोरोना बंगाल से डरता है, बिहार से नहीं डरता है। बड़ी विचित्र बात है। सेक्युलरों, समझ जाओ, समय रहते रहते जब आपके परिवार का कोई शिकार हो जाएगा, कोई नेता फोन नहीं उठाएगा। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय।